हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो वसुधा, मैं मीना आंटी बोल रही हूँ। हाँ मीना आंटी बोलिए, बड़े दिनों बाद आपने मुझे फोन किया। वसुधा, मैंने तुझे इसलिए फोन किया कि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है। कुछ दिनों के लिए वो हॉस्पिटल में भी एडमिट हुई थी, पर ज्यादा इलाज में खर्चा ना हो जाए, इसलिए तुम्हारी माँ हॉस्पिटल से जल्दी छुट्टी लेकर घर पर ही अपना आराम कर रही है। तो मीना आंटी, मम्मी की तबीयत कब से खराब चल रही है? लगभग 1 हफ्ते हो गए हैं। तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इतने दिनों तक क्यों इंतजार किया? मैं तो तुम्हें पहले दिन ही फोन करने वाली थी, पर तुम्हारी मम्मी ने ही मना कर दिया और कहने लगी कि मेरे बच्चों को मेरे तबीयत की बात मत बताना। मेरी तबीयत की खबर सुन मेरे बच्चे बेफिजूल में परेशान होंगे, उनका काम रुक जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें फोन लगा रही थी। अभी मम्मी की तबीयत कैसी है? अभी तो तुम्हारी मम्मी की तबीयत धीरे धीरे ठीक हो रही है। और मेरे तीनों भाइयों में से इस बात की खबर किसी को है? हाँ, मैंने फोन लगाकर सबको ये बात बता दी है। वो लोग आजकल में यहाँ पहुंच जाएंगे। मीना आंटी, मैं भी कल आती हूँ। ठीक है वसुधा, मैं फोन रखती हूँ। माँ, कैसी हो? ठीक हूँ, बस थोड़ी कमजोरी सी लग रही है। तू यहाँ अपना काम छोड़कर क्यों आ गई? अब काम की बात छोड़ो, वो तो जीवन भर चलता ही रहेगा। मैं अब आ गई हूँ। मैं अब कुछ दिन यहीं रुककर आपका ख्याल रखूंगी। तो क्यों मेरे लिए इतना चिंता कर रही है? मैं तो अब ठीक होती जा रही हूँ। कैसे हो भैया आप सब लोग? आप सभी से मैं कई सालों बाद मिल रही हूँ। हम सब ठीक हैं। तुम बताओ, तुम कैसी हो? बस सब ठीक है। पति के गुजरने के बाद से सब बदल गया है। मुझे तो मेरे ससुराल वाले घर से बाहर निकाल दिए हैं। मैं अपने लड़के जतीन के साथ एक किराए के मकान में रहती हूँ और घर चलाने के लिए एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रही हूँ। कंपनी अच्छी है, अच्छी सैलरी देती है। जतीन की कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो गई है। वो भी अब नौकरी की तलाश कर रहा है। चलो अच्छा है, उसे कहीं ना कहीं नौकरी मिल ही जाएगी। हम सब यहाँ पर इकट्ठे होकर माँ के बीमारी के बारे में ही बात कर रहे थे। माँ को क्या बीमारी है? मीना आंटी ने तुम्हें माँ की बीमारी के बारे में नहीं बताया? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता है। वसुधा, हमारी माँ को ब्लड कैंसर है। वो कुछ ही दिनों की मेहमान है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ का इलाज हम अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में कराएंगे। माँ को हम कुछ भी नहीं होने देंगे। वसुधा, हमने डॉक्टर से बात की। वो कह रहे थे कि माँ का बचना मुश्किल है। जितने भी दिन उनके पास बचे हैं, उनके परिजन उनके साथ रहकर गुजारे। अब उन्हें कोई भी इलाज ठीक नहीं कर सकती। वसुधा, चुप हो जाओ। माँ 70 साल की हो गई है। माँ ने अपना जीवन अच्छे से जिया। उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं पड़ी।
पिताजी के खत्म होने के बाद माँ को पेंशन मिल रहा था। उस पेंशन से उन्होंने अपना जीवन बड़े आराम से गुजार लिया। अपना समय बिताने के लिए वो फल सब्जियां उगाकर शहर में बेचा करती थी। उन्हें इन सब कामों में बड़ा सुकून मिलता था। माँ को अपने इस कैंसर की बीमारी के बारे में नहीं पता है और हम उन्हें ये सब बताकर परेशान भी नहीं करना चाहते। बस जो भी समय माँ के पास बचा है उनके साथ खुशी से रहकर गुजारना चाहते हैं। तुम भी अपने आप को संभालो, माँ के साथ खुशी से कुछ पल जी लो। हम कब चलेंगे यहाँ से? मुझे यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुकना है। मैं तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाइयों की सेवा ज़्यादा दिन तक नहीं करूँगी। सरिता, तुम भी आज ही तो आए हैं और तुम जाने की बात कर रही हो। माँ की हालत तो देख रही हो ना। मुझे तुम्हारी माँ से कोई लेना देना नहीं। आज तक तुम्हारी माँ ने मेरे लिए क्या किया है? इतने सालों से तुम्हारी माँ को पेंशन मिल रहा है, लेकिन उन्होंने आज तक न मेरे लिए, न तुम्हारे लिए और ना ही अपने पोते मोहित के लिए 1 रुपए भी खर्च किए हैं। और उल्टा तुम ही उन पर अपने रुपए लुटाते रहते हो। मुझे सब पता है कि तुम्हारी माँ चोरी छुपे अपने छोटे लड़के नवीन को रुपए देती रहती है। एक तो ये नवीन ना ही नौकरी कर रहा है, ना ही शादी की है। बस शहर में रहकर अपने माँ के रुपए में जी रहा है और रोल मारता रहता है। कम से कम उसे अपनी माँ के साथ तो रहना चाहिए। माँ को यहाँ अकेला छोड़कर चला गया है। सरिता, मैं अच्छी खासी नौकरी कर रहा हूँ, रुपयों की हमें कोई कमी नहीं। सरिता, वो मेरी माँ है। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। हम चारों भाई बहनों को पढ़ाने से लेकर शादी करवाने तक का सारा बोझ अकेले माँ ने ही किया है। जब मैं 10वीं क्लास में था तभी हमारे पिताजी का निधन हो गया था। माँ ने अकेले बहुत झेला है। कम से कम आखिरी वक्त उनका अच्छे से गुजर जाए, यही मैं चाहता हूँ। तुम भी जिद मत किया करो। मैंने तुम्हें किसी चीज की कोई कमी होने दी? जो भी तुमने मुझसे मांगा वो सभी चीज तुम्हें खरीद कर ला के दे दिया। तुम क्या मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? हर समय तुम मुझे ही एडजस्ट करने बोलते हो। मैं एक शर्त पर यहाँ रुकूंगी। तुम्हें अपने भाइयों से घर के बंटवारे के बारे में बात करनी होगी। तुम्हारी माँ के नाम में ये बड़ा सा घर और 25 एकड़ जमीन है। इन सभी संपत्तियों का बंटवारा बराबर तुम तीनों भाइयों में हो। अब तुम्हारी माँ भी ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है। कभी भी उनकी मृत्यु हो सकती है। अच्छा ठीक है, मैं कल दोनों भाइयों से बात करता हूँ। और मैं 2 दिन से ज्यादा यहाँ नहीं रुकने वाली। ये कहाँ फंस गए? पता नहीं अब कितने दिन और यहाँ रुकना पड़ेगा। मेरा कई सारा काम शहर में अटका पड़ा है। मैं जब तक नहीं जाऊंगा तब तक मेरा काम रुका का रुका रहेगा। जितना भी दिन रुकना पड़े जी, रुकेंगे। बस आप अपना व्यवहार घर वालों से अच्छा बना के रखिएगा। ऐसा क्यों? वो इसलिए कि अब तो माँ कुछ ही दिनों की मेहमान है। उनके जाने के बाद ये घर और 25 एकड़ जमीन सही ढंग से बंटवारा भी तो करना है। अगर अच्छा व्यवहार बना के रखोगे तो क्या पता तुम्हारी माँ जीते जी तुम्हारे नाम थोड़ी ज्यादा प्रॉपर्टी कर दे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सबको बराबर प्रॉपर्टी मिलेगी। और रही बात माँ की, तो वो तो जीते जी कभी भी प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं करेगी। तो फिर ठीक है, अपने दोनों भाइयों से बात करो कि माँ के गुजरने के बाद कौन कौन सी जमीन किसके नाम होगी और ये घर किसके नाम होगा। पहले से बातचीत करके रखोगे तो बाद में झगड़ा होने की नौबत कम आएगी। हाँ, मैं कल ही दोनों भाइयों से बात करता हूँ। याद रखना, वो 10 एकड़ जमीन जो हाईवे के पास है उसमें से कम 5 एकड़ जमीन तुम्हें मिलना ही चाहिए। हाँ, वो तो मैं लेकर ही रहूंगा। माँ के जाने के बाद इस घर का मालिक कौन होगा? इतना बड़ा घर, काश ये घर मेरा हो जाता। इस घर की कीमत बहुत है। अगर ये मेरा हो जाए तो इसे मैं बेचकर
शहर में ऐसो आराम से रह सकता हूँ। ऐसा करता हूँ, कल मैं अपने दोनों भाइयों से बात करता हूँ कि माँ के जाने के बाद प्रॉपर्टी कैसे बटेगा। मुझे बस ये घर मिल जाए और कुछ एकड़ जमीन मिल जाए, मैं तो फिर अमीर ही हो जाऊंगा। मैं तुम दोनों से कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ भैया, बोलिए, क्या कहना है आपको? मैं जो बात तुम लोगों से कहना चाहता हूँ, उस बात का कोई गलत मतलब मत निकालना। मैं तुम लोगों से माँ के इस घर और जमीन के बंटवारे के बारे में बात करना चाहता हूँ। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है भैया? माँ तो अब कुछ ही दिनों में चली ही जाएगी। उसके बाद तो बंटवारा हम तीनों भाइयों में ही होना है। तो फिर अभी ही उस बारे में बात कर आपसी बंटवारा कर लेते हैं, ताकि हम तीनों को बाद में कोई परेशानी ना हो। तो फिर बताओ, जमीन और घर का बंटवारा कैसे करें? नवीन, तुम बताओ, तुम बंटवारे में क्या लेना चाहते हो? मुझे माँ का ये घर दे दो और 5 एकड़ जमीन दे दो। मेरे लिए इतना ही काफी है। तुम हिस्से में अपनी औकात से कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे हो? क्या ज्यादा मांग रहा हूँ? आप दोनों तो शहर में रहकर खूब रुपए कमा रहे हो। थोड़ा आप दोनों को प्रॉपर्टी के हिस्से में कम मिल जाएगा तो आप लोगों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं तो बेरोजगार हूँ, मैं कुछ भी नहीं कमाता। मुझे तो इतना मिलना ही चाहिए। तुम कुछ नहीं कमाते तो ये तुम्हारी गलती है। एक तो हम मेहनत करके रुपए कमा रहे हैं और तुम बैठ बैठ कर माँ का पेंशन खाते रहते हो, और बंटवारे में हिस्सा भी ज्यादा चाहिए। अकेले उस एक घर की कीमत सारे जमीन से ज्यादा है। अब गुस्सा मत करो। तुम बताओ नागेश, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे ये घर चाहिए और हाईवे किनारे की 8 एकड़ जमीन चाहिए। अब क्या आप ज्यादा नहीं मांग रहे? सारी अच्छी चीजें तो आप ही मांग रहे हैं। तुम ज्यादा बकवास मत करो। मुझे सब पता है, तुमने माँ से कई लाख रुपए बीच बीच में मांग कर ले गए हो। बिजनेस करने के नाम पर आज तक तुमने माँ के 1 रुपए भी नहीं लौटाए। अरे झगड़ा मत करो। बंटवारा होगा तो बराबर होगा। कौन कितने उधार लेके रखा है और किसने क्या किया, ये सब बात छोड़ो। मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो, और अगर मेरा तरीका सही लगे तो हाँ बोलो। बताइए भैया, आप क्या बोलना चाहते हैं? हमारे पास 25 एकड़ जमीन है, और 25 एकड़ में 10 एकड़ जमीन हाईवे के पास है। तो उस हाईवे के पास की जमीन को भी हम बराबर बांटेंगे। तो हम तीनों के हिस्से में उस हाईवे वाले जमीन के साथ में 8-8 एकड़ से ज्यादा मिल जाएगा। और घर कौन रखेगा? तुम दोनों क्या इस गांव के घर में रहना चाहते हो? मैं तो इस घर में नहीं रहना चाहता। मैं तो नहीं रहना चाहता। मेरा तो शहर में घर है। मैं भी नहीं रहना चाहता। तो हम तीनों में से इस घर में कोई नहीं रहना चाहता। तो ऐसा करते हैं, इस घर को ही बेच देते हैं, और जो रुपए आएंगे हम तीनों मिलकर बांट लेंगे। इससे हम तीनों में प्रॉपर्टी बराबर बट जाएगी। हाँ, ये सही कह रहे हैं भैया आप। मुझे आपकी बात मंजूर है। मुझे भी मंजूर है। आप तीनों को शर्म नहीं आती? इधर माँ बीमार है, माँ की सेवा करना छोड़ आप तीनों जमीन और घर के बंटवारे की बात कर रहे हो। माँ ने आप लोगों को अपने अकेले के दम पर पाला पोसा, और आप लोग और आज उनके अंतिम समय में उनकी सेवा करना छोड़ उनके जमीन के हिस्से की बात कर रहे हो। एक तो साल में एक बार भी आप लोग माँ से मिलने नहीं आते, और आज आए भी हो तो अपने लालच पूरा करने आए हो। नहीं वसुधा, तुम हमें गलत समझ रही हो। मुझे सब समझ में आता है। अगर आप लोगों को नहीं रुकना तो मत रुको। जाओ अपने अपने घर, मैं अकेले ही माँ की सेवा कर लूंगी।
अरे वसुधा, तुझे क्या हुआ? तू क्यों रो रही है? मैं ठीक हो जाऊंगी। इस उम्र में तो बीमारियों का आना जाना लगा रहता है। तुम मेरी चिंता मत कर। माँ, तुम्हें ब्लड कैंसर है। तुम ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं हो। तो क्या हुआ? वैसे भी मैं बहुत जी ली। लेकिन मेरा क्या होगा? मैं तो अकेली हो जाऊंगी। मुझे जो भी दुख होता था, मैं तुम्हारे पास आकर ही बताती थी और अपना दिल हल्का करती थी। तुम्हारे जाने के बाद मैं किसके पास जाऊंगी? भले मेरे तीनों भाई हैं, लेकिन तीनों अपने अपने बीवियों के गुलाम हैं। वो तीनों अपने अपने बारे में सोचते हैं। अभी जब मैं बाहर गई तो वो तीनों घर और जमीन के बंटवारे की बात कर रहे थे। उन्हें तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वो तो मुझे भी पता है। ये लोग तो मुझे देखने भी नहीं आते हैं। साल में कभी एक बार आ जाते हैं। नवीन आता रहता है, लेकिन उसे देखने का मन ही नहीं करता। वो नहीं आता तभी मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि जब भी वो आता है हमेशा नया बिजनेस खोलने के नाम से रुपए मांग कर ले जाता है और कहता है कि जल्दी लौटा दूंगा। आज तक ना उसका कोई बिजनेस चालू हुआ, ना ही मुझे कोई रुपए मिले। और रही बात जमीन के बंटवारे की, तो मेरे जीते जी मैं अपने जमीन का बंटवारा होने ही नहीं दूंगी। और मुझे जिसके नाम में जायदाद करना सही लगेगा, मैं उसके नाम अपनी सारी जायदाद कर दूंगी। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। मैं अपने बच्चों से कभी एक रुपए नहीं मांगी। मुझे जो सही लगेगा मैं करूंगी। और रही बात तुम्हारे अकेले होने की, तो तुम अकेले कैसे हो जाओगी? तुम्हारे साथ जतीन है। ये अब बड़ा भी हो गया है। इसके साथ अपना दुख दर्द बांटा करो। अब तो कुछ समय में कहीं ना कहीं इसकी नौकरी भी लग जाएगी। जतीन बचपन से ही समझदार और होशियार है। और रही बात मेरे दोनों पोते मोहित और नील की, तो वो दोनों तो बहुत बड़े कामचोर और नालायक हैं। बिल्कुल अपनी माँ पर गए हैं। जतीन कभी बदमाशी नहीं करता, हमेशा दूसरों की बात मानता है। बचपन से ही मुझे ये सभी बच्चों में सबसे प्यारा लगता है। फिर भी माँ, तुम्हारे बिना जीना बड़ा मुश्किल होगा। क्या मुश्किल होगा? शुरुआत में थोड़ी मुश्किल होगी तुझे, उसके बाद तू भी मेरे बिना जीना सीख जाएगी। अच्छा, ये सब छोड़ और ये बता कि तेरा काम कैसा चल रहा है? जिस कंपनी में मैं अभी काम कर रही हूँ, वो कंपनी मुझे अच्छी सैलरी दे रही है और काम का बोझ भी कम है। तो तुम लोग घर कब जा रहे हो? नहीं, मैं तो अभी एक हफ्ते और रुकूंगी। ऐसा मत करो। मेरे लिए तुम लोग अपना काम मत छोड़ो। बड़े मुश्किल से तुम्हें कोई काम मिला है। मेरा क्या है, आज नहीं तो कल चली जाऊंगी। लेकिन तुम लोगों को तो अभी बहुत जीना है। तुम सब लोग कल ही अपने अपने घर चले जाओ और अपना जीवन खुशी से जियो। वैसे भी मुझे अकेले जीने की आदत हो गई है। इतना भीड़ घर में देखकर मुझे बेचैनी सी लगती है। इसलिए तुम अगर मेरी भलाई चाहती हो, तो तुम लोग यहाँ से कल ही चले जाओ और अपने भाइयों को भी कल यहाँ से जाने को कह दो। माँ, अपना ख्याल रखना। कुछ ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर कॉल करना। तू मेरी चिंता मत कर, बेफिक्र होके जा। जतीन, ऐसा करो,
जो पड़ोस में दादाजी रहते हैं, उन्हें ये खाना देकर आ जाओ। आज आप उन्हें खाना क्यों दे रही हो? वो इसलिए कि वो अब बहुत कमजोर और बीमार हो गए हैं। लेकिन जब हम गांव गए थे तो उससे पहले तो वो ठीक ठाक थे। बस उसी बीच में ही तो वो बीमार हुए। उन्होंने मेरी बहुत मदद की। जब मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने ही मुझे अपने एक पहचान वाले की मदद से मुझे नौकरी दिलवाई। अब वो बीमार हो गए हैं, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हम उनकी मदद करें। ठीक है, मैं जाता हूँ। दादाजी, कैसी है आपकी तबीयत? तबीयत तो ठीक नहीं है मेरी। शरीर में बहुत कमजोरी सी है। मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूँ। खाना खा लीजिए, शरीर में थोड़ी ताकत आएगी। ऐसा करो बेटा, खाना किचन में रख दो। मैं थोड़ी देर में खा लूंगा। मम्मी को मेरा धन्यवाद कहना इस खाने के लिए। इसमें धन्यवाद की क्या बात? आपको जब भी किसी चीज की जरूरत पड़े, आप हमें बेफिक्र होके बता दीजिएगा। वैसे आपका अपना कोई रिश्तेदार नहीं है क्या? अगर आपका कोई अपना है तो उसे आप अपने पास बुला लीजिए, ताकि आपकी देखरेख होती रहे। हाँ, मैंने फोन कर दिया है अपने एक रिश्तेदार को। ये अच्छा किया आपने, क्योंकि इस बीमारी के समय में आपका इस बड़े से घर में अकेले रहना सही नहीं है। आपके साथ हमेशा कोई ना कोई आपकी देखभाल के लिए रहना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रहे हो। अच्छा तो दादाजी, मैं चलता हूँ। आप याद से खाना खा लीजिएगा। ये लड़की कौन है जो दादाजी की सेवा कर रही है? मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। आप कौन है? मेरा नाम अनिका है। मैं इनकी पोती हूँ। आपको मैंने पहले यहाँ कभी नहीं देखा। हाँ, मैं कई सालों बाद यहाँ आई हूँ। अब दादाजी की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए मैं उनकी देखभाल करने आई हूँ। इतने सालों बाद इसे दादाजी की याद कैसी आ गई? जरूर इस बड़े घर के लालच में अपने दादाजी की सेवा कर रही है, ताकि जाते जाते उसके दादाजी ये घर उसके नाम में कर जाए। दादाजी की तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब लग रही है। हाँ, कल रात से ही उनकी तबीयत ज्यादा खराब हुई है। मैं दादाजी के लिए खाना लेकर आया हूँ। मुझे दीजिए, मैं खाना अंदर किचन में रख देती हूँ। अब कल से दादाजी के लिए खाना लाने की तकलीफ मत करिएगा। मैं आ गई हूँ। अब से मैं दादाजी के लिए खाना बना लूंगी। वैसे आपका क्या नाम है? मेरा नाम जतीन है। मैं पड़ोस में ही रहता हूँ। आपके मम्मी पापा नहीं आए? नहीं, क्यों? दादाजी और पापा की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। ऐसा क्यों? पापा ने दादाजी की मर्जी के खिलाफ जाकर दूसरी जाति की लड़की से शादी की थी। इसलिए दादाजी मेरे मम्मी पापा की शक्ल जिंदगी भर नहीं देखूंगा करके कसम खा ली। इसलिए मम्मी पापा नहीं आए। और रही बात मेरी, तो वो मुझसे नाराज नहीं है। वो मुझसे अच्छे से बात करते हैं।
मेरे मम्मी पापा दोनों दादाजी से हमेशा मिलना चाहते थे, लेकिन दादाजी उनसे कभी नहीं मिलना चाहे। दादाजी थोड़ा ज्यादा ही जिद्दी किस्म के आदमी हैं, किसी की बात नहीं सुनते। इतने बड़े घर में अकेले रहने का फैसला भी इन्होंने ही किया। दादी जी भी इनके जिद के कारण हमेशा परेशान रहती थी। दादाजी की वजह से ही दादी अपने अंतिम दिनों में भी अपने बेटे बहू को नहीं देख पाई और तड़पते तड़पते मर गई। और मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, वो कभी भी दादाजी का बुरा नहीं चाहते थे, पर दादाजी तो कभी ये समझने की कोशिश ही नहीं किए। अब क्या कर सकते हैं, ये हर घर की कहानी है। जब माँ पिताजी अच्छे होते हैं तो बच्चे जिद्दी होते हैं, और जब बच्चे अच्छे होते हैं तो माँ बाप जिद्दी होते हैं। अनिका, अगर तुम्हें किसी चीज की कोई जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं पड़ोस में ही रहता हूँ। हाँ जतिन। माँ, कुछ दिनों के लिए अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने के लिए जाना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, चले जाना। वैसे कब जाओगे? हम लोग कल जा रहे हैं। माँ, मुझे कुछ रुपए भी चाहिए थे। कितने? 5,000 रुपए। ठीक है, कल मुझसे ले लेना, लेकिन रुपए को संभाल के खर्च करना। हाँ ठीक है। माँ, मैं आ गया। मजा आया घूमने में? हाँ माँ। जाओ नहा लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। जी माँ। अनिका, कैसे हैं दादाजी? दादाजी तो गुजर गए। तुम्हें तुम्हारी मम्मी ने नहीं बताया? नहीं। जब तुम बाहर घूमने गए थे तो ये सब हुआ। मैं तुम्हारे घर भी गई थी, वहां तुम्हारी मम्मी ने बताया कि तुम घूमने गए हो। तो अब इस बड़े से घर में कौन रहेगा? कोई नहीं, ये घर दादाजी ने मेरे नाम कर दिया है। मैं इस घर को सही दाम मिलने पर बेच दूंगी और अपने नए बिजनेस में उन रुपए को लगाऊंगी। तो तुम इसी लालच से दादाजी की सेवा करने आई थी ना? मुझे तुम्हें देख के ही समझ आ गया था। इसमें लालच कैसा? ये संपत्ति तो हमारी ही थी, बस दादाजी इसे पकड़ कर बैठे थे। ना ही इसका खुद उपयोग कर रहे थे, ना ही अपने बच्चे को इसका कोई उपयोग करने दे रहे थे। रही बात दादाजी की सेवा करने की, तो हम तो उनके साथ शुरू से ही रहना चाहते थे। वो ही थे जो अकेले जीवन जीना चाहते थे, इसलिए तो हम लोगों ने उन्हें अकेला छोड़ दिया था। लेकिन जब वो बीमार पड़े तो उनकी सेवा के लिए मैं तो आ ही गई थी। हाँ, मैं मानती हूँ कि मुझे उनकी धन संपत्ति चाहिए, लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि अगर उनके पास कोई भी धन संपत्ति नहीं होती तो भी मैं उनकी सेवा करती। और अपने धन संपत्ति को पाने के लिए अगर अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करनी पड़े तो इसमें गलत क्या है? हम अपने ही संपत्ति को तो हासिल करने के लिए सेवा कर रहे हैं। हाँ, अगर मैं किसी दूसरे लोगों की सेवा करती और ये चाहती कि वो अपनी संपत्ति मेरे नाम कर दे, तो फिर ये लालच होता। क्या है ना, बुढ़ापा आते ही कभी कभार माँ बाप थोड़े सठिया से जाते हैं और कुछ भी कुछ मनमानी करते रहते हैं और बच्चे उन्हें झेलते रहते हैं। अगर बच्चे उन्हें कुछ बोल दे तो वो लोग संपत्ति को दूसरे के नाम कर देने की धमकी देते रहते हैं। इसलिए बुढ़ापे में उनका अच्छे से ध्यान और उन्हें खुश रखना चाहिए। इससे उनका अंत समय भी अच्छे से गुजर जाता है और बच्चों को धन संपत्ति भी मिल जाती है। वैसे भी लोग अपने धन संपत्ति को बुढ़ापे तक
अपने नाम में क्यों रखे रहते हैं? वो इसलिए ताकि बुढ़ापे में वो इस संपत्ति की मदद से अपने बच्चों को अपने मन मुताबिक काम करा सके। तो हमको भी उनके मन मुताबिक उनके अंत समय में उनके हिसाब से काम करने चाहिए। इससे वो भी खुश हो जाते हैं और उनके मरने के बाद बच्चे भी खुश हो जाते हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो। अच्छा तो जतिन, मैं चलती हूँ। मैं अब अपने मम्मी पापा के पास जाऊंगी। ठीक है अनिका। आज अनिका से बात करने के बाद से मेरा ध्यान नानी की ओर जा रहा है। मेरी नानी भी अकेली रहती है। उनका भी बड़ा घर है और खूब जमीन भी है। अगर नानी अपना घर मेरे नाम कर दे तो हमारी सारे रुपयों की तकलीफ खत्म हो जाएगी। वैसे भी सभी परिवार के सदस्यों में नानी, मम्मी और मुझे ही सबसे ज्यादा अच्छा समझती है और नानी की सेवा भी सबसे ज्यादा मम्मी ही करती है। घर पर सारे मामा मामी तो नानी की बिल्कुल भी सेवा नहीं करते। ऐसा करता हूँ, मेरी तो पढ़ाई भी पूरी हो गई है। घर पर सरकारी नौकरी की तैयारी करता रहता हूँ। ऐसा करता हूँ, नानी के पास रहकर एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ और साथ ही साथ नानी की सेवा भी करूँगा, जिससे नानी को भी अकेलापन नहीं लगेगा और नानी भी मुझसे खुश हो जाएगी। और शायद इसी खुशी में नानी वो बड़ा घर मेरे नाम कर दे। मैं कल ही नानी के घर जाऊँगा और वहीं रहकर पढ़ाई करूँगा। मम्मी, मैं नानी के साथ रहूँगा। नानी अकेली रहती है और अब वो बीमार भी रहने लगी है। आपके पास और मामा लोगों के पास तो नानी के लिए समय भी नहीं है। बेचारी नानी वैसे भी कुछ दिनों की मेहमान है। उन्हें अकेले छोड़ना सही नहीं है। और तुम्हारी नौकरी की तैयारी? मैं नानी के साथ में रहकर ही वही तैयारी करता रहूँगा। जैसा तुम्हें सही लगे। मैं नानी के घर अभी जाऊँगा। ठीक है, ध्यान से जाना। कैसी हो नानी? जतिन बेटा, तुम कब आए? मैं अभी आया हूँ नानी। और तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मैं अकेले ही आया हूँ। घर पर सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। कुछ काम से आए हो? नहीं नानी, मैं तो आपके पास रुकने आया हूँ। मेरे पास रुक के क्या करोगे? जाओ अपनी नौकरी की तैयारी करो। मेरी फिक्र मत करो। नहीं नहीं, मैं आपके साथ रहूँगा और आपकी सेवा करूँगा। और रही बात नौकरी की तैयारी की, तो मैं नौकरी की तैयारी यहाँ रहकर भी कर सकता हूँ। अब जैसा तुम्हें सही लगे वैसा करो। अब हाथ पाँव धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना तैयार करती हूँ। जी नानी। नानी, आप सवेरे से लेकर रात तक क्या क्या काम करती हो? ये सब क्यों पूछ रहा है? बस ऐसी ही जानना चाहता था। सवेरे सवेरे मैं अपने सब्जियों के खेत में काम करती हूँ और वहां से ताजी सब्जियां तोड़ती हूँ। फिर घर पर खाना बनाती हूँ और फिर उन तोड़े हुए सब्जियों को पास के शहर में बेचने चली जाती हूँ और शाम को घर लौटती हूँ और फिर रात का खाना बनाती हूँ। नानी, आपको तो पेंशन मिलती है, तो फिर आप ये सब्जी बेचने का काम क्यों करती हो? क्या है ना बेटा, बुढ़ापे में समय कटता नहीं, इसलिए समय बिताने के लिए
सब्जी बेचने चले जाती हूँ और वहां से आते आते शाम कब हो जाती है पता भी नहीं चलता। नानी, मैं कल से आपके इन सारे कामों में मदद करूंगा। तो तुम पढ़ाई कब करोगे? वो मैं रात में कर लूंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। ऐसा करता हूँ, इस घर की फोटो खींचकर प्रॉपर्टी सेलर वेबसाइट में डालकर देखता हूँ कि मुझे इस घर की कितने रुपए मिलेंगे। ये यहाँ क्या करने आए हैं? कहीं ये नानी की प्रॉपर्टी हड़पने के चक्कर में तो नहीं आए हैं? कैसे हो नवीन? एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। तुम्हारी नानी बता रही थी कि तुम उनके साथ यहाँ रहकर उनकी सेवा करने आए हो। जी हाँ, ये तो अच्छा है। हम सभी भाई बहनों के पास तो काम की वजह से समय ही नहीं मिलता। कम से कम तुम खाली हो तो माँ का ख्याल तुम रख रहे हो। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। मुझे अपने नए बिजनेस पर काम जो करना है। आप अपना ख्याल रखना। नानी, नवीन मामा क्यों आए थे? इसका यहाँ आने का एक ही मकसद होता है और वो है मुझसे रुपए लेना। अभी भी वो मुझसे रुपए लेने आया था। जब ये नहीं आता तो मुझे अच्छा लगता है। उस समय लगता है कि उसका काम चल रहा है और जब ये आता है तो मैं समझ जाती हूँ कि इसका काम नहीं चल रहा है और इसके पास रुपए भी नहीं है। नानी, जब आपको नवीन मामा को रुपए देना अच्छा नहीं लगता, तो आप उन्हें सीधे मना क्यों नहीं कर देती? मैंने ऐसा कब कहा कि मुझे नवीन मामा को रुपए देना अच्छा नहीं लगता? मेरी सारी धन दौलत और प्रॉपर्टी मेरे बच्चों की तो है। मुझे नवीन को देखकर अच्छा इसलिए नहीं लगता कि वो इतनी उम्र होने के बावजूद भी अभी तक अपने बलबूते पर रुपए कमाना ही नहीं सीखा है। मैं उसकी मदद इसलिए करती हूँ कि क्या पता उसका जो भी नया बिजनेस है वो अच्छे से चल जाए। लेकिन जब भी ये आता है तो नए नए बिजनेस आइडिया लेकर आता है और पुराने बिजनेस के बंद होने की बात करते जाता है। यही सब सुनती हूँ तो थोड़ा दुख लगता है। नानी, दुर्गेश मामा और नागेश मामा मिलने आते हैं? वो दोनों तो बहुत ही कम आते हैं। 2-3 साल में एक आध बार आ जाते हैं। वैसे देखा जाए तो इन लोगों को सिर्फ मेरी संपत्ति चाहिए। इन्हें मुझसे ज्यादा कोई लगाव नहीं है। बस एक तू ही है जो मेरे लिए यहाँ आया है, ना कि मेरे संपत्ति के लिए। नमस्ते माताजी। ये घर आपका ही है? जी,
मेरा ही है। क्यों, क्या हुआ? आप इस घर को बेचना चाहती हैं? नहीं तो, ये किसने कहा? इस घर को बेचने वाली एडवर्टाइजमेंट मैंने देखी थी। नहीं, मैंने तो इस घर को बेचने की कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं डाली। वैसे इस घर को बेचने की एडवर्टाइजमेंट जिसने डाली है उसका नाम भी दिया है। उसका नाम है जतिन। शायद गलती से डल गई होगी। मैं इस घर को नहीं बेचना चाहती। ठीक है माताजी, मैं चलता हूँ। जतिन ने ऐसा क्यों किया? मैंने तो ऐसा उससे कुछ नहीं बोला था। कहीं वो इस घर के लालच में तो यहाँ नहीं आया है कि नानी की सेवा करूंगा तो नानी मेरे नाम पे ये घर कर देगी और बाद में मैं इसे बेच दूंगा। हाँ, यही हो सकता है। वो मुझ जैसी बुढ़िया के पास रुकने क्यों आएगा? उससे मुझसे क्या फायदा? घर और प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा मिल जाए, वो इसीलिए ही आ रहा है। मैं सोच रही थी कि जतिन की सोच अलग है, लेकिन वो भी दूसरों की तरह ही निकला। माँ, तुमने हम तीनों को क्यों बुलाया है? मैंने तुम तीनों को यहाँ इसलिए बुलाया है कि मैं जीते जी अपनी सारी प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दूं। तो क्या आपने अपनी मर्जी से सारी प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दिया? हाँ, ये रहे वो सारे जमीन और घर के कागज। मैंने सारी जमीन को तुम तीनों के नाम बराबर बराबर बांट दिया है और इस घर को तुम तीनों के नाम कर दिया है। मुझे पता है कि मेरे मर जाने के बाद इस घर में आकर कोई नहीं रहेगा, इसलिए इस घर को मैंने तुम तीनों के नाम कर दिया है और इस घर को तुम तीनों नीलाम कर देना। जो भी रुपए आए तुम तीनों आपस में बराबर बांट लेना। मैंने नहीं सोचा था कि आप ऐसा करेंगी। आप तो कहती थी ना कि मैं और मेरी माँ आपके सबसे ज्यादा प्रिय हैं और आप सभी मामा मामी को पसंद नहीं करती हैं। तो फिर आपने ये कैसे बंटवारा किया जिसमें आपने तीनों मामा को अपनी सारी संपत्ति बराबर बांट दी, जबकि तीनों के तीनों मामा आपकी बिल्कुल भी सेवा नहीं करते हैं। और वही मेरी मम्मी जो हर समय आपकी चिंता करती रहती है और जरूरत पड़ने पर सबसे पहले वो ही भाग कर आती है, उनके नाम में तो आपने कुछ भी नहीं किया है। क्या मेरी मम्मी और मैं इतने बेकार हैं? आपको पता है कि मैं और मेरी मम्मी एक किराए के मकान में रहते हैं। मम्मी घर चलाने के लिए एक प्राइवेट कंपनी में काम करती है। हम अपना जीवन बड़े मुश्किलों से गुजार रहे हैं। ये सारी चीजें जानने के बावजूद भी आपने मम्मी को 1 रुपया भी नहीं दिया। शायद आपको लग रहा होगा कि मैं लालची हूँ, लेकिन मैं तो आपसे आपका अपना होने के नाते एक छोटी सी मदद की उम्मीद कर रहा था। लेकिन मेरी इन बातों को आपके पास बोलने में कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपने तो सारा जमीन जायदाद अपने तीनों प्रिय बेटों के नाम कर दिया है। काश ये बातें मैं आपको पहले बोला होता। मुझे क्या पता था कि आप हमें अपना ही नहीं समझती। अब मेरा यहाँ रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। आप रहो अकेले और बुला लेना अपने तीनों प्रिय लड़कों को अपनी देखभाल के लिए। मैं जा रहा हूँ। कैसे हो जतिन? बहुत दिनों बाद आए। ठीक हूँ माँ। नानी कैसी है?
वो भी ठीक हैं। तो जतिन, यहाँ तुम कितने दिनों के लिए आए हो? मैं अब नहीं रहूँगा। नानी के घर पर मेरी पढ़ाई नहीं हो रही थी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने गुस्से में आकर नानी को पता नहीं क्या क्या बोल दिया। उनकी संपत्ति है, उनको जिसे अपनी संपत्ति देने का मन हो वो दे सकती है। मैं कौन होता हूँ उन्हें ये सब बोलने वाला? वो तीनों उनके लड़के हैं, उनकी संपत्ति में उन्हीं का ही तो हक है। मुझे लग रहा था कि मैं लालची नहीं हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मैं लालच से भर गया था। मैं फिर वापस जाऊंगा नानी के पास। मैं उन्हीं के साथ रहूंगा, भले वो मुझे कुछ भी ना दे। वो मेरी नानी है, उन्हें मुझ पर बहुत भरोसा है। वो मुझे बाकी बच्चों से ज़्यादा पसंद करती है। पता नहीं मेरी इस हरकत के बाद उनका भरोसा मुझ पर से भी उठ गया होगा। नानी तो अब किसी पर भरोसा नहीं कर रही होगी। वो मन ही मन अकेली हो गई होगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुरंत नानी के पास जाता हूँ। मम्मी, मैं नानी के घर जा रहा हूँ, हमेशा के लिए। तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारा वहाँ पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता। नहीं, अब मेरा ध्यान पढ़ाई में लगेगा। मैं अभी जा रहा हूँ नानी के घर। ठीक है, संभल कर जाना। अरे जतिन, तुम यहाँ कैसे? मैं नानी के पास रहने आया हूँ। जतिन, हम तुम्हें और तुम्हारी मम्मी को बताना भूल गए कि तुम्हारी नानी को हमने अनाथ आश्रम में छोड़ दिया है। अब वो वहीं रहेगी। ऐसा क्यों किया आप लोगों ने? इस बड़े घर में माँ अकेली रहे, उससे अच्छा है कि वो वृद्धा आश्रम में उन्हीं के उम्र के लोगों के साथ रहे। यहाँ उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, और फिर तुम भी चले गए थे, इसलिए हमने सोचा कि माँ को वृद्धा आश्रम में छोड़ देते हैं। वहाँ उनकी देख रेख होती रहेगी। मैं तो घर थोड़े दिनों के लिए गया था, मैं वापस आ गया हूँ। मैं अब नानी के साथ ही रहूँगा। जतिन, जाओ अपनी नौकरी की तैयारी करो और अपना कैरियर बनाओ। यहाँ कहाँ तुम अपनी नानी के पास रह रहे हो? वो तो कुछ ही दिनों की मेहमान है, आज नहीं तो कल चली ही जाएगी। वैसे भी इस घर को हम तीनों भाइयों ने मिलकर बेच दिया है। अब इस घर पर हमारा कोई हक नहीं। अगर आप लोगों को इतनी फिक्र थी तो आप लोगों ने नानी को अपने साथ क्यों नहीं रखा? हमने माँ को बोला कि हम तीनों में से किसी के साथ भी रह लो, लेकिन माँ हमारी बात नहीं मानी। वो बोली कि तुम लोगों के साथ नहीं रहूंगी, इसलिए हमें माँ को वृद्धा आश्रम में रखने का फैसला लेना पड़ा। नानी को आप लोगों ने किस आश्रम में रखा है? यही पास में जो वृद्धा आश्रम है वही रखा है। नानी, मैं आ गया। आप कैसी हो? ठीक हूँ बेटा। चलो नानी, मेरे साथ चलो। आप हमारे साथ हमारे घर पर रहोगी। बेटा, मेरे लिए इतनी तकलीफ मत उठाओ, जाओ अपना काम करो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए नानी। मैं आपका बड़ा घर और जमीन देखकर
कुछ समय के लिए लालच में आ गया था। मैं गलत था, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। आप मेरे साथ चलो, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे आप मेरी उस गलती के लिए माफ़ कर दो। मैं बस आपके आखिरी दिनों में आपके साथ रहना चाहता हूँ। मम्मी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। बोलो बेटा, क्या कहना चाहते हो? नानी के पास जो मैं रुकने गया था, वो मैं उनकी संपत्ति के लालच में गया था, ताकि मैं नानी की सेवा करूं और नानी अपना घर मेरे नाम कर दे। इसी चक्कर में मैं नानी को बहुत बुरा भला भी कह दिया था। जब उन्होंने अपनी संपत्ति अपने तीनों बेटों के नाम कर दी थी और हमें 1 रुपया भी नहीं दिए थे। लेकिन मुझे बाद में चलकर बहुत पछतावा हुआ और मैं नानी को अपने घर ला लिया। ये इंसान की फितरत है। इंसान को जितना भी मिले वो कम है। तुम भी इंसान ही हो। लालच आना स्वाभाविक था। आखिरी समय में तुमने कम से कम नानी के साथ अच्छा समय तो गुजारा। वो भी आखिरी के दिनों में हमारे पास रहकर बहुत खुश थी। यही बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे अच्छे कर्म भगवान देख रहे हैं। तुम्हें अपने अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। हेलो, कौन बोल रहा है? जी, मैं प्रेमलता जी का वकील बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए। प्रेमलता जी आपकी क्या लगती है? जी, वो मेरी नानी लगती है। आप जतिन बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं जतिन बोल रहा हूँ। आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी थी कि आपकी नानी ने 20 साल पहले आपके नाम पर 1 लाख रुपए के शेयर लिए थे। वो सारे शेयर मेरे पास आपकी नानी ने रखवा दिए थे। उन्हें आप मुझसे मिलकर ले लीजिए। 1 लाख के शेयर 20 साल पहले? तो सर, अभी उन शेयर की कीमत क्या है? उनकी कीमत अभी लगभग 5 करोड़ रुपए है। क्या? सर, आप ऐसा करिए, आप मुझे अपना एड्रेस भेज दीजिए। मैं आपसे जल्द मिलता हूँ। जी हाँ। मम्मी, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या? अभी मेरे पास नानी के वकील का फोन आया था। उन्होंने बताया कि नानी ने मेरे नाम से 20 साल पहले 1 लाख रुपए के शेयर लिए थे, जिनकी कीमत आज 5 करोड़ रुपए है। उन्हीं शेयर को वो मुझे लेने के लिए बुला रहे हैं। मैंने कहा था ना, तुम्हें अपने अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। हाँ मम्मी, थैंक यू नानी।